दोस्तों 21 जनवरी 2026 की यह बात है। गणपति नाम का एक आदमी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, साहब मेरी लड़की जिसका नाम काजल सैनी है वह 20 साल की है, वह 18 जनवरी से लापता है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, उसके दोस्तों रिश्तेदारों आसपास, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। अब वह व्यक्ति अपनी पूरी बात बताते हुए कहता है कि साहब मेरे पड़ोस में ही एक मोहम्मद अनीब नाम के व्यक्ति का मकान है, उसके दूसरे नंबर वाला लड़का जिसका नाम अरमान है, शायद हो सकता है वही मेरी लड़की को बहला फुसला कर घर से भगाकर ले गया है। अब दोस्तों गणपति नाम के उस व्यक्ति के पूरे बयान दर्ज करने के बाद 17/2026 BNS मुकदमा नंबर 87 के तहत वह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब लड़के के घर यानी मोहम्मद अमीन के घर जाया जाता है और पुलिस वाले उसके पिताजी को कहते हैं कि तुम्हारा लड़का अरमान कहाँ है। वह कहता है, साहब मुझे नहीं पता है, मैं तो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर 2 से 3 बार आपको बोल चुका हूँ कि 18 जनवरी 2026 से ही मेरा लड़का अरमान भी गायब है, लेकिन आप कहाँ सुन रहे हो। उसकी यह बात सुनकर पुलिस वाले बोले, बकवास मत करो, हमें तुम्हारा लड़का चाहिए और साथ में ही उस लड़की को भी लेकर आएगा, यह आपकी ही जिम्मेवारी है। लड़के का परिवार अब मुरादाबाद SP के साथ पहुंच जाता है। SP साहब उसकी बात को सुनते हैं और उनके इलाके में पड़ने वाले थाने में फोन करके कहते हैं कि इनकी भी बात को जरा गौर से सुनिए। थाने में सिपाही कहते हैं कि हमने दोनों के मुकदमे, दोनों परिवार का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हम इस पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले आगे चलकर इस केस की जब बारीकी से जांच करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों यानी लड़का और लड़की का तो कत्ल हो चुका है और इन्हें इनके घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर एक गहरे खड्डे में दबा दिया गया है। जब इस घटनाक्रम का पता पूरे गांव वालों और आसपास के लोगों को पता चलता है तो वह इस घटना पर दुख जताते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कौन और कैसे कर सकता है। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई जय गरेवाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक थाना इलाका लगता है पाकवाड़ा। वहाँ एक गांव है अमीर सब्जीपुर। उस गांव में एक काजल सैनी नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का रहते थे। एक दिन किसी ने उस लड़की को उस लड़के अरमान के साथ देख लिया और वह उस लड़की के घर वालों को जाकर कहता है, देखो तुम्हारी बिरादरी अलग है और लड़के की बिरादरी अलग है, अगर इस बात का पता गांव समाज में चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद हो सकता है तुम कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब दोनों के परिवार फैसला लेते हैं कि यह आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वह बचपन से साथ में पढ़ाई करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनमें प्यार गहरा हो चुका था। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लड़के को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन लड़की अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। लड़के के घर में कुल मिलाकर 9 भाई बहन थे। वह मेहनत मजदूरी करते और लोगों के घर में टाइल्स लगाने का काम करते थे। अब लड़के के परिवार वाले लड़के को विदेश यानी सऊदी अरब काम टाइल्स लगाने के लिए भेज देते हैं। 2021 में वह सऊदी अरब चला जाता है, लेकिन सितंबर 2025 को वह अपने देश यानी भारत वापस लौट जाता है। अब इस बात को कई साल गुजर चुके थे। उन घर वालों और गांव वालों की तरफ से उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह दोनों आपस में अभी भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करते हैं। अब लड़के ने अपने ऊपर यह फैसला ले लिया था
कि वह सऊदी अरब नहीं जाएगा, यही मुरादाबाद में ही टाइल्स लगाने का काम करेगा और उसने अपना काम यहाँ पर शुरू कर भी दिया था। अब वह लड़का अरमान अपने काम पर जाता और शाम को वापस लौट आता था। लेकिन तारीख आती है 18 जनवरी 2026 की। लगभग रात के 9 बजे वह घर से खाना खाता है और अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं थोड़ा घूम फिर कर आता हूँ। लेकिन वह पूरी रात गुजर जाती है, घर पर नहीं आता। घर वाले सोचते हैं कि अरमान अपने दोस्तों के यहाँ चला गया होगा, क्योंकि वह पहले भी कई बार ऐसे जा चुका था। 19 जनवरी को उसके पिता पूछते हैं कि अरमान कहाँ गया, तो वह बताते हैं कि हमें भी नहीं पता, वह कल रात से ही गायब है। अब 19 जनवरी का पूरा दिन अरमान को ढूंढने में निकल जाता है। रात को पूरा परिवार फैसला लेता है कि हम नजदीकी थाना में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें कि हमारा लड़का गायब हो गया है। तो वह थाने में जाते हैं और वहां पर थानेदार को कहते हैं कि सर जी, हमारा लड़का कल रात से गायब है, तो उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा। सभी दोस्तों से हमने संपर्क कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। पुलिस वाले उनकी बात को सुनते हैं और लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह आ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। लेकिन वह उस बात को नहीं मानते। पुलिस वाले उसे वहां से भेज देते हैं। वह घर पर आते हैं। अगली सुबह यानी 20 जनवरी को वह मुरादाबाद के एसपी सतपाल से मिलते हैं और कहते हैं, सर जी, हमारा लड़का पिछले 2 दिन से गायब है और थाना अधिकारी भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तभी एसपी साहब थाने में फोन करते हैं और एसएचओ योगेश को कहते हैं कि इनकी केस को दर्ज किया जाए और पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। एसएचओ साहब बताते हैं कि हमें लड़की वालों ने भी कुछ तहरीफ दी है कि बताया है कि एक काजल नाम की लड़की भी उसी इलाके से गायब है। हो सकता है यह दोनों एक साथ गायब हो गए हों। पुलिस वाले गणपत सैनी के घर पर जाते हैं और गणपत सैनी के बेटों से पूछताछ करते हैं। उसके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़े का नाम रिंकू है और दूसरे नंबर वाले का नाम है राजा और सबसे छोटे वाले का नाम सतीश है। रिंकू जो है अपनी ससुराल में ही घर बनाकर रहता है और राजा गांव में अपनी माँ, अपने पिता और छोटे भाई के साथ रहता है। पुलिस वाले जब गणपत सैनी और उसके बेटों से अलग अलग पूछताछ करते हैं तो उनके बयान अलग अलग मिलते हैं। तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक होता है। वह उन पर बारीकी से जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह केस तो कुछ अलग ही है। अलग ही इस केस की कोई कहानी निकल कर आती है। जब इस केस का खुलासा होता है तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। दरअसल होता क्या है, अरमान मलिक 18 जनवरी की रात को 9 बजे खाना खाकर अपने घर से निकलता है और सीधा दबे पांव काजल सैनी के घर पर उसके कमरे में चला जाता है। वह दोनों कमरे के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं और कुछ समय बिताते हैं। थोड़ी देर बाद काजल की भाभी वहां से गुजर रही थी तो उसको कुछ सुनाई पड़ता है। उसको लगता है कि कमरे में काजल के साथ कोई है। वह अपने पति यानी राजा को बुला लेती है। राजा को भी यही लगता है। राजा अपने छोटे भाई सतीश को बुला लेता है। उनको इस बात का पूरा शक हो जाता है कि कमरे में काजल के साथ कोई है। फिर वह अपने बड़े भाई यानी रिंकू को बुला लेते हैं। रिंकू कुछ समय बाद अपनी गाड़ी लेकर घर पर आता है और अपनी गाड़ी को पास में ही बने पशुवाड़े में खड़ी कर देता है। अब तीनों भाई मिलकर दरवाजे को तोड़कर खोल लेते हैं और अरमान पर टूट पड़ते हैं। वह अरमान के हाथ पैरों को बांधकर लात घूंसों लाठी डंडों से बुरी तरह से उसे पीटा जाता है। वह काजल बीच बचाव के लिए आती है, कहती है भैया इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है।
अरमान का घर भी पास में ही था, लेकिन उसकी चीखों की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन आसपास के लोग समझ रहे थे कि राजा और सतीश ने आज खूब शराब पी रखी है और वह दोनों आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन लड़की की चीख सुनकर कुछ लोगों को शक भी हो रहा था, लेकिन सोच रहे थे कि इनका तो हर रोज का काम यही है। अब ऐसा चल ही रहा था कि काजल अपने बड़े भाई रिंकू को धक्का मार देती है। इसके कारण उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पास में पड़े हुए फावड़े को वह उठाता है और अरमान पर कई सारे वार कर देता है। इस बीच काजल बचाव करती है तो वह गुस्से गुस्से में काजल पर भी हमला कर देता है, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद वह तीनों बैठकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न इन्हें बोरी में डालकर यहाँ से ले जाकर कहीं दूर दफना दिया जाए, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। वह ऐसा ही करते हैं। बोरी में उन दोनों की लाश को डाल लेते हैं और गाड़ी में ले जाकर वहां पर एक नदी है, गागन नदी, उसके पास एक आश्रम बना हुआ था। ठीक उसके पीछे वह 2 फावड़े भी ले जाते हैं, उनसे एक गहरा खड्डा खोदते हैं और उन दोनों को वहां पर दफना देते हैं, यानी दफन कर देते हैं और अपने घर वापिस आ जाते हैं। अगली सुबह होती है, यानी 19 जनवरी। वह सारे के सारे अपने अपने काम, यानी रिंकू तो अपनी ससुराल वापिस चला जाता है। राजा गांव में मिस्त्री का काम करता है, अपने काम पर चला जाता है। उसकी पत्नी आलू खोदने के लिए खेत में चली जाती है। उसकी माँ गांव में काम पर चली जाती है और छोटा बेटा सतीश भी अपने काम पर ही लग जाता है। वह सारे ऐसा व्यवहार करते हैं कि पिछली रात को, यानी 18 जनवरी की रात को कुछ हुआ ही नहीं हो। अब मोहम्मद हनीफ अपने बेटे अरमान को ढूंढ रहे थे। इसी बीच कुछ पड़ोसियों का कहना है कि हमें कल रात, यानी 18 जनवरी की रात को काजल के घर से जोर जोर चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हो सकता है कल रात को ही कुछ अनर्थ हुआ हो सकता है बच्चों के साथ किसी ने कुछ कर दिया हो। इसी पर वह तहवीज देते हुए मोहम्मद हनीफ अपने बेटे की तलाश करते हुए एसपी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, साहब मेरे बेटे की बारीकी से जांच करवाओ, मुझे तो कुछ शक लग रहा है। इधर गणपत यानी काजल सैनी के पिता ने भी एफआईआर में यही दर्ज कराया था कि मुझे कुछ नहीं पता। इस बीच वह इन सब बातों का पता चलते ही अपने तीनों बेटों पर टूट पड़ता है और कहता है, तुमने अपनी बहन को मारकर यह सब अच्छा नहीं किया। एक और खुलासा होते हुए गणपत यानी काजल सैनी के पिता का पता चलता है कि उसने करीब 16 साल पहले एक गांव के ही लड़के को गोली मार दी थी। इसमें वह सजा काटकर आया था, लेकिन पिछले 4-5 साल से एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इस हत्याकांड में उनके गणपत और उसकी पत्नी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसके तीनों बेटों ने मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अब पूरी घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस मौके की जगह, यानी जहां पर गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया गया था, वहां जेसीबी के माध्यम से उन दोनों की लाश को निकाल लिया जाता है। अब लड़की के परिवार वाले लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते हैं। कुछ गांव के मौजूद लोग लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर लड़के वाले भी अपने लड़के यानी अरमान का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस डबल मर्डर के कारण गांव का माहौल खराब न हो जाए, क्योंकि लड़का अलग बिरादरी से था और लड़की अलग बिरादरी से। गांव के कोने कोने में लगभग 100 से अधिक पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं। इस दोहरे हत्याकांड में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं, बल्कि सभी को जागरूक करना है। आपकी इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।